राम राम दोस्तों, बैठ गए सब आराम से। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, अपने खत्म किए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझने भी आए होंगे। आने वाले टेस्ट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद तो है कि आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो पढ़ाई नहीं बेटा, अभी पढ़ेंगे फिर करेंगे ना। कहाँ आया क्वेश्चन? ये पढ़ना बाकी है ना, दोनों ही क्वेश्चन पढ़ने बाकी है, अपने पढ़ेंगे फिर करा। हाँ बेटा, ज्यादा एरर किस में होता है? सीआरडी के अंदर होगा बेटा, ऑगमेंटेड के अंदर तो एरर अपन ने कहा था उतना नहीं होता है ना। ठीक, चलो हैं। संभावना तो ज्यादा होती बेटा, पर जिसमें लोकल कंट्रोल का उपयोग ही नहीं होगा उसमें तो सबसे ज्यादा होगा ना। ये तो थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात हो गई, ज्यादा कोई वो टफ वाली बात नहीं, ठीक है। चलो भाई शुरुआत कर रहे हैं। एक नया टॉपिक लेके आए आप सभी के लिए। हमने क्या बात कर ली थी अभी तक कि हमने डिजाइन लगा दी है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। हमने ये पढ़ लिया डाटा कैसे क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे डाटा को लिया जा सकता है। उसके बाद में क्या पढ़ा था, डाटा को कैसे डिजाइन के अंदर अपन मैनिपुलेट करके उससे डाटा कुछ ले सकते हैं। उसके पीछे के डिजाइन भी कुछ हमने बात कर ली थी। कुछ 6 प्रकार के डिजाइन आपके सामने रखी थी दोस्तों। उन सभी डिजाइन के अंदर हमने क्या है, बेसिक सारी बातें आपके सामने रखी थी। बहुत डिटेल में गए नहीं, बेसिक जो आपके क्वेश्चन आएंगे, जहां से जो चीज आती है वही अपन ने क्या किया, आपके सामने रखा। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो डाटा आया है, क्या आया भाई, आपने ट्रायल लगाई थी, कुछ भी ट्रायल लगा दिया आपने, जैसे कि टिलेज का लगा दिया, इरिगेशन लगा दिया, वैरायटी लगा दी, न जाने क्या क्या चीज ले लिया आपने। उस डाटा को कैसे आगे जाकर अपन ने चीजों को समझा, डाटा को समझना या डाटा के बारे में और आगे जाकर विश्लेषण करना ही डाटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब अगर अपन आसान भाषा में समझे तो डाटा का समझना या डाटा का एनालिसिस करना, क्या कहेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी के अंदर हम लोग इसको कहेंगे डाटा का विवेचन। विवेचन को क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन। उससे ये पता लगाना कि आगे जाकर क्या क्या चीजें और हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। या फिर आपको किसी ने कोई डिजाइन दी थी, डिजाइन में कह दिया साहब आपने क्या है, नैनो डीएपी पे कर दिया, नैनो यूरिया पे कर दिया, या कोई भी अलग कार्य कर दिया, उससे कितना % आपको ग्रोथ देखने को मिली है, अलग अलग पैरामीटर पे, या जो भी आपने बात करी उन सभी पैरामीटर पे क्या करा, वो कैसे खरा उतरा, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका निकालने का तरीका क्या है, अपन इन सभी स्टेप्स में पढ़ेंगे। एक बार देखिएगा, समझिएगा। देखो, अलग अलग डाटा के जो समूह है या फिर स्टैटिस्टिकल सीरीज या फ्रीक्वेंसी है, उसको हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से भाई? 4 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 क्या हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी। अरे कभी जीवन में आपने मीन मोड मीडियन का नाम सुना क्या? ये मीन मोड मीडियन की ही अपन यहां पर चर्चा करने वाले। उसके बाद में कभी आपने रेंज वगैरह की बात करी क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज, वो कहां आ जाएगी, आपके डिस्पर्जन या विचलन के सिद्धांत के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में स्क्यूनेस, तिरछापन। चौथा क्या हो गया, करेक्टोसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शिखरता, समरूपता। ये जो सारी चीजें हैं ये पढ़ना है। यहां से अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन बैठे हैं। क्या? सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में यहीं से क्वेश्चन बनता है। कोई आपको डाटा दे देगा, एग्जामिनर बोलेगा इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। सुना कभी अरिथमेटिक मीन? एक और होता है हार्मोनिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। 3 प्रकार के मीन अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके अंदर ये पूछता है बेटा कि पोजीशनल एवरेज कौन सा है इसमें से, मैथमेटिकल एवरेज कौन सा है, नॉन मैथमेटिकल एवरेज कौन सा है। अभी तक तो मैंने क्या है, जितने पेपर देखे सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं।
कभी कभी पूछता है इस स्क्यूनेस के बारे में, किसको डिनोट किससे करते हैं, किसके द्वारा दिया गया, अगर सिमेट्रिकल होगा तो स्क्यूनेस कितनी होगी, अगर असिमेट्रिकल होगा तो कर्टोसिस कितना होगा। इस प्रकार के इक्वेशन जो है वो अपने एग्जाम में बैठती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आज का बिल्कुल नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से ही क्या है साहब, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, मंडे है, सोमवार है, बढ़िया दिन है। डालेगा हेडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ जी, सिलेबस में सारे हैं बेटा, सिलेबस फिर से देखना एक बार। ठीक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये आपके प्री पीजी से लेकर के हर एग्जाम में, आप चाहे एओ ले लो, डब्ल्यू ले लो, सबके सिलेबस में ये सारे ही टॉपिक, सारे टॉपिक आपके हर एग्जाम के सिलेबस में। ठीक है, जिन लोगों की बीएससी हो गई है वो कुछ समय बाद में जाकर प्री पीजी का एग्जाम भी जरूर देंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज से हैं तो देंगे भाई, प्राइवेट से आए हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें हैं आपके लिए, ज्यादा ही है, तो फिर तो आपको डब्ल्यू में और ज्यादा ही फोकस करना पड़ेगा, वरना क्या है तलवार लटकी हुई है। लिखिएगा दोस्तों, डब्ल्यू में, डब्ल्यू का पेपर देखना है बेटा, स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी वहां पर लिखा है। ठीक है, लिखना है बेटा इसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा विवेचन का, डेटा विवेचन का यह अर्थ होता है, डेटा विवेचन का यह अर्थ होता है यह अर्थ होता है कि विभिन्न डिजाइन द्वारा लिया गया, विभिन्न डिजाइन द्वारा लिया गया डेटा, लिए गए डेटा, लिया नहीं, लिए गए डेटा का एनालिसिस, एनालिसिस की हिंदी क्या होगी, क्या लिखते हो हिंदी में आप, दिए गए डेटा का विश्लेषण या एनालिसिस करना, विश्लेषण करना तथा उसका अर्थ निकालकर, तथा उसका अर्थ निकालकर तथा उसका अर्थ निकालने का, तथा उसका अर्थ निकालकर समझना, बहुत है बस, तथा उसका अर्थ निकालकर समझना। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही लिखा दिया है, केवल आपके आगे जाकर के चीजें दिमाग में रह जाए। अब लिखना है बेटा, अब ये जो अपन ये वाली लाइन है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, डेटा के विभिन्न समूह या सांख्यिकीय श्रृंखला, डेटा के विभिन्न समूह मतलब ग्रुप, डेटा के विभिन्न ग्रुप, सर जी हम तो आपके ऊपर हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट, ओके साहब, बस तो भरोसा रखो। डेटा के विभिन्न ग्रुप या समूह, डेटा के विभिन्न ग्रुप या समूह या सांख्यिकीय श्रृंखला, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर है ना, या सांख्यिकीय श्रृंखला या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ जाओगे इसको, आवर्ती वितरण तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तों तो क्या लिखोगे, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फ्रीक्वेंसी वितरण कर सकते हो ना, या
फ्रीक्वेंसी वितरण या फ्रीक्वेंसी वितरण या फ्रीक्वेंसी वितरण चार विशेषताओं में भिन्न होते हैं, चार विशेषताओं में भिन्न होते हैं। सिलेबस एक बार वापस चेक कर लेता हूं। भिन्न होते हैं और 1 2 3 4 चारों अपन लिख लेंगे। बेटा आप देखिएगा, देखो आपका मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, सुनना। जो भी बच्चे मुझे कह रहे हैं पहले पूरी जानकारी लो बेटा, उसके बाद में अपन कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं। सबसे पहला था आपका कोर्स, बता रहा हूं आपको सिलेबस, डेटा कलेक्शन। क्या है बेटा? डेटा कलेक्शन। उसके बाद में है समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। क्या है बेटा? समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ रहे हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्या पढ़ रहे हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उसके बाद कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये आता है बेटा कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर, एक अलग ही टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद दे रखा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्या डिजाइन पढ़ा दिया? क्या डेटा कलेक्शन पढ़ा दिया? डेटा कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं? समराइजेशन पढ़ा दिया, प्रेजेंटेशन पढ़ा दिया। अभी क्या चल रहा है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और फिर क्या चलेगा? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस मुश्किल से 2 पेज का ही है। अगर पढ़ा रहा हूं तो नुकसान कुछ नहीं होगा बेटा, समझ रहे हो ना? फायदा ही होगा तुम्हारा। इसलिए जो मुझे ऑनलाइन कह रहे हैं, एक बार आप वापस चेक करो आपका सिलेबस, उसके बाद अपन फिर से बात करेंगे, ठीक है? कभी भी कोई भी आपके टॉपिक में आ रहा है ना, उसको पढ़ना है। प्री पीजी तो दोगे, प्री पीजी में जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद वो पूरा ही आएगा, ठीक है? प्री पीजी में तो आपके एफ टेस्ट, जेड टेस्ट वो भी हैं, उतारने बेटा। नंबर 1 क्या करेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ब्रैकेट में केंद्रीय प्रवृत्ति। दूसरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ब्रैकेट में विचलन। स्क्यूनेस और सिमेट्री, ब्रैकेट में तिरछापन या समरूपता। कर्टोसिस और पीकनेस, कर्टोसिस या शिखरता, ठीक है? अब इनको एक एक करके अपन समझेंगे। सिलेबस है मेरे पास आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? आप लोग स्टैटिस्टिक्स जीवन में एक ही बार पढ़ोगे, ये भी याद रखना। बार बार आप कोई रॉयल ज्वाइन नहीं करोगे, या बार बार आप कोई नया कोर्स नहीं लोगे। अगर आप एओबी बनोगे ना आगे जाके एमएससी करके, तो भी यही काम आएगा। इसलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल जाए, वो भी अपने को पढ़ लेनी है, ठीक है? चलो साहब, समराइजेशन बेटा, समराइजेशन जो है ना, चलो मैं उसको कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तुम आगे वाले स्लो लिखते हो क्या? सबसे पहले बैठे हुए पीछे तक लिख दिया सबने। सबसे आगे तुमको सबसे बढ़िया नजर आ रहा है रे, दूर से अच्छा दिखता है यूं। क्यों भाई, तुम्हारा अच्छा दिख रहा है वहां से? चलो अब आ जाओ, टॉपिक का नाम डालिएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है बेटा? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल नए तरीके से हेडिंग डालना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डालेगा हेडिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह की बात करेंगे, आप हेडिंग डाल दो, फिर मैं आपको समझाता हूं, सभी लोग एक साथ समझ लेंगे ना। ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको दे दूंगा, पूरी बुकलेट दे दूंगा ना। ठीक है भाई, अब इधर देखो, हेडिंग डाल दी है, कोई समस्या वाली बात नहीं। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, एक बहुत बड़ा जगह क्या कर रहा हूं, सर्वे कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं दोस्तों, सर्वे करवाया है मैंने। सर्वे, जैसे मेरी कंपनी का नाम क्या है भाई, नाइक नाम के, जो आप शूज पहनते हो ना, शूज पहनते हो नाइकी के, तो उस नाइकी नाम की कंपनी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। मेरे को जिम्मेदारी दी गई किसकी, कोई सर्वे करना होगा कि भाई शू साइज पता कीजिए। तो मैंने क्या किया साहब, 1000 लोगों को क्या किया, शू साइज को पता किया। क्या किया, 1000 लोगों के जूतों के नंबर को मैंने पता किया कि भाई तेरा क्या है, तेरा क्या है, ऐसे करके क्या किया, 1000 लोगों के ऊपर स्टडी करी। अब सोचो आपके पास में कितना डेटा आएगा, 1000 अंकों का डेटा आएगा। ध्यान से सुनना भाई, आपके पास में टोटल डिजिट्स या टोटल नंबर कितने होंगे, 1000 नंबर होंगे। किसी का 8 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 9 होगा। इस बात को तो समझ गए ना। ठीक है, तो मेरे पास में कितनी वैल्यू है साहब, 1000 क्या आ गई मेरे पास में, नंबर आ गए 1000, है ना। मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे डाटा को, 1000 अंकों का डाटा है, कितने अंकों का भाई, 1000 अंकों का डाटा है। इस पूरे डाटा को केवल एक अंक से रिप्रेजेंट कराना है। क्या कराना है, इस पूरे डाटा को एक अंक से रिप्रेजेंट कराना है। इसका एग्जांपल और देता हूं, अगर आपने कभी आपकी क्लास में, कॉन्वेंट में या सरकारी में भी चलता हूं, क्लास मॉनिटर का नाम सुना आपने कभी, क्लास मॉनिटर का सुना, जिसको हाँ कह रहा हम तो उसको मार, हाँ हो सकता है आपने मारा भी हो। क्लास मॉनिटर का क्या काम होता है भाई, वो क्लास को थोड़ा चुप भी कराता है, कोई टीचर के कुछ काम हो या कुछ भी हो तो वो भी करता है। ठीक है, अब क्या हुआ था साहब, आपको हमारी स्टोरी सुनाता हूं। अभी कुछ सालों पहले आईसीआर का क्या था, एक्रीडेशन की टीम आई थी हमारे एमपीयूटी में, है ना। अभी शायद 2020 की बात है। क्या आई थी भाई, आईसीआर की टीम आई, कहां आई, एमपीयूटी आई। क्या हुआ था साहब, हर डिपार्टमेंट में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया। किसको चुना गया, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया। पूरी क्लास को क्यों नहीं बैठा दिया, अरे साहब पूरी क्लास को बैठा देंगे तो वो तो आधे तो बातें करने में रह जाएंगे। वो आईसीआर की टीम जो एक्रेडिटेशन यस करेगी वही तुम्हारी शक्ल देख के नो करके चली जाएगी। क्या किया, एक अच्छा बच्चा जो सच में क्या हो, पढ़ने में भी ठीक हो या कुछ भी हो, उसको वहां पर बैठाया। ऐसे ही पैथोलॉजी से भी आ गया, ऐसी एग्रोनॉमी से भी आ गया, सबसे क्या हुआ, आपके रिप्रेजेंटेटिव आ गए। उनमें से भी अगर आपने कभी देखा हो तो एक होता है कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है भाई, कॉलेज, है ना, जिसको सीआर भी बोलते हैं अपने क्लास वगैरह के अंदर, है ना, या क्लास मॉनिटर ले लो आप। वो क्या करता है, पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, अपने व्यूज रखता है उन लोगों के सामने कि भाई हाँ मैंने ये बताया सर, हमारे कॉलेज में ये अच्छी बात है, ये नेगेटिव है, हमें ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो क्या हुआ, पूरी क्लास में अगर 100 बच्चे थे, 100 का 100 प्रतिनिधित्व किसने किया, एक आदमी ने। सेम टू सेम काम आपके प्राइम मिनिस्टर जी भी तो करते हैं। कोई बड़ा सम्मेलन हुआ जहां पर इंडिया को क्या है, इंडिया को बुलाया गया, तो पूरा जो भारत है उसमें से कौन जाएंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर जाएगा या जो भी कंसर्न पर्सन होगा। बताना क्या चाह रहा हूं कि पूरी बड़ी पॉपुलेशन में से एक इंडिविजुअल या एक वैल्यू इस पूरे को रिप्रेजेंट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कैसे कर सकते हो साहब, एक ही सेकंड में समझ आ जाएगा। इस पूरे का मीन ले लो दोस्तों, इस पूरी वैल्यू का मीन लेके मेरे को दिखाओ। साहब क्या है, उसको छोड़ो, अपन तो 5 वैल्यू लेते हैं, 3, 6, 5, 7 और 8, 1 2 3 4 5। इसका मीन लेके दिखाओ। देखें
कितना मीन आ रहा है इसका बताओ भाई? 10 हो गया, 18 और 6 24 और 29 हो गया है ना? 29 हुआ है। 29 को जब आपने 5 से कर दिया, ये 5 पॉइंट समथिंग क्या होगा इसका जवाब होगा। बताओ भाई, ये 5 वैल्यू थी, 5 वैल्यू को आपने रिप्रेजेंट किससे किया? एक सिंगल वैल्यू से। वैसे ही इन 1000 का भी कोई ना कोई मीन आएगा, इसको क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक बड़े ग्रुप को, बड़े समूह को एक सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट करना, एक सिंगल चीज से बताना ही सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है। अब आपने सुना होगा मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या होता है भाई? मिडिल मोस्ट वैल्यू। इनको पहले आप जमा दो, 3 6 3 5 6 7 और 8। फिर क्या करा? मिडिल वैल्यू निकाल दो। साहब ये मिडिल वैल्यू आ गई, तो मिडिल कितना आ गया? 6 आ गया। कैसे निकाला? पूरे डेटा को एक सिंगल डिजिट से वापस आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि भाई किसी वैल्यू में जो चीज सबसे ज्यादा बार आ जाए उसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। जैसे कि 5 8 ले लो इसको, 8 8 6 3 2 2 3 2 1 8 9 2 और 2। इस वाली वैल्यू में कौन मोड है भाई? 2। 2 कैसे पता लगाया? ये देखते हैं। समझ में आया? इतने बड़े डेटा को रिप्रेजेंट किससे कर दिया? 1 2 से कर दिया। ये भी क्या हो गया? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। कुछ दिमाग में गई बात? क्लास मॉनिटर जब भी आ जाए आपके दिमाग में कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालोगे, वो क्लास मॉनिटर दिमाग में आना चाहिए, जिसने क्या किया था? हमारे क्लास को किसी चीज में, फंक्शन में रिप्रेजेंट किया था। तो ये क्या होता है? एक बड़ी वैल्यू को, पूरी जनसंख्या को एक अकेली वैल्यू से, एक अकेले नंबर से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दर्शा रहे हो, उस चीज को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम लोग नाम देंगे। समझ पाए हो क्या दोस्तों? एक बार इसकी लैंग्वेज लिखोगे और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, चालू करो भाई लिखना। लिखिएगा, लिखो। संपूर्ण डेटा को केवल एक वैल्यू, ऐसे लिखना वैल्यू। संपूर्ण डेटा को केवल एक वैल्यू द्वारा, संपूर्ण डेटा को केवल एक वैल्यू द्वारा प्रस्तुत करने के लिए, केवल एक वैल्यू द्वारा प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में क्या होगा? टू रिप्रेजेंट होल डेटा बाय सिंगल वैल्यू। चाहो तो ये भी लिख दो इंग्लिश में, टू रिप्रेजेंट द होल डेटा बाय सिंगल वैल्यू। इतना से लिख दो तो भी चल जाएगा। ठीक है? टू रिप्रेजेंट, दर्शाना, टू प्रेजेंट करना, दर्शाना, देखना। क्या देखना? पूरी बड़ी डेटा को एक अकेली वैल्यू से या एक सिंगल डिजिट वैल्यू से, इसी को हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल हो गया दोस्तों। ठीक है, 2-3 बातें और है, वो भी अपने को नोट करनी है। ये तो चलो अपन ने लिख लिया, समझ लिया। देखो 1-2 बात और देखिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? द स्टैटिस्टिकल मेजर। ऐसा स्टैटिस्टिक्स का मेजर, ऐसा टूल, ऐसा क्या है? सिद्धांत, जो क्या करता है?
आइडेंटिफाई करता है, पता लगाता है। किसका पता लगाता है? अरे सिंगल वैल्यू का पता लगाता है, जो क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। आपके जो सीएम साहब है वो आपके राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव है। एक और बात, आपको जो सांसद का नाम सुना आपने? सांसद, अरे सुना, जो उदयपुर का सांसद होगा वो उदयपुर के मुद्दे कहां उठाएगा? संसद में उठाएगा। समझ में आ रहा है? तभी तो उन लोगों तक बात पहुंचेगी। आजकल क्या होता है, ऑनलाइन का जमाना है, न्यूज चैनल वगैरह क्या होते हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव। कल कोई बात हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपके पास न्यूज पहुंच गई। किसने पहुंचाई? उस रिप्रेजेंटेटिव ने पहुंचाई। सेम टू सेम क्या होता है, सांसद के वाला एग्जांपल भी आपको मैंने दे दिया। समझ में आया? एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल वैल्यू का रिप्रेजेंटेटिव कर दे। ऐसा कौन सा टूल है भाई स्टैटिस्टिक्स का? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में देखना, ऐसा सांख्यिकी माप जो संपूर्ण वितरण को के प्रतिनिधि के रूप में एकल मान की पहचान करता है। ज्यादा हिंदी हो गई है, लिखो आप, थोड़ी कम हिंदी करते हैं इसकी। हाँ जी मैडम, पंखा बंद करवा दें? सर पंखा बंद करो यार, हैं पीछे से। जहां जहां जिस जगह गर्मी ज्यादा, केवल वही चालू करो। एक्चुअली पता क्या है, बाहर से मैं भी आता हूं ना, तो मुझे भी एकदम जोर से भपके आते गर्मी के। वो आने के पीछे का रीजन है कि एक तो रूम पूरा क्या है, पैक है, ऊपर से क्या है, सुनो, कभी आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है? अपन सब क्या कर रहे हैं यहां से? CO2, जिसको ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस का नाम सुना आपने? वो आप रिलीज कर रहे हो। क्या हो गया? ऊपर की लेयर आपने बंद कर दी, तो जो भी आपकी हवा है ना वो ट्रैप हो गई, और जिससे क्या हुआ? वातावरण के अंदर गर्मी ज्यादा हो गई। अपन भी तो पृथ्वी के साथ में यही कर रहे हैं रोज। अरे यही तो कर रहे हैं। CFC का नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने। उसकी वजह से क्या हो रहा है साहब? ओजोन लेयर जो है वो टूट रही है। ओजोन लेयर क्या करती है? अपने को हार्मफुल रेस वगैरह से बचाती है। ये कर, छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा सहोगे तो दो तीन पेड़ ज्यादा लगाओगे। ठीक है, चलो साहब, पहला लिखिएगा, ऐसा सांख्यिकीय मेजर, ऐसा सांख्यिकीय मेजर या टूल लिख देना, आपको टूल से समझ जाओगे। ऐसा सांख्यिकीय माप भी आप लिख सकते हो, इजी करना है तो टूल लिख देना। ऐसा सांख्यिकीय टूल जो संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन, जो संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिनिधि के रूप में, जो संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिनिधि के रूप में सिंगल वैल्यू की पहचान करता है। बाकी लिखा हुआ है इसमें, वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, वह सांख्यिकीय टूल जो संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन, वह सांख्यिकीय टूल या माप जो संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिनिधि के रूप में, संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिनिधि के रूप में सिंगल वैल्यू की पहचान करता है, सिंगल वैल्यू की पहचान करता है। सेकेंड लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, अपन लिखेंगे नहीं, ठीक है, थर्ड भी नहीं लिखेंगे। ये वाली लाइन आप देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसा वैल्यू है किसका? वेरिएट का। वेरिएट मतलब क्या? सिंगल ही वैल्यू को वेरिएट बोलते हैं भाई, मैंने पढ़ा दिया। जो क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव है किसका? पूरी सीरीज का और डिस्ट्रीब्यूशन का एज अ होल, इसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। लिख रखा है, मेरे को लगता है दो डेफिनेशन ही बहुत है, घुमा घुमा के एक ही चीज लिखी हुई, ठीक है। आपको समझना है बेटा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन अगर सिंगल वैल्यू कहीं आ जावे, उसमें क्या कर दोगे? सेंट्रल टेंडेंसी कर दोगे। क्या पूछेगा? वापस कह रहा हूं, तीसरी बार रिवीजन करा रहा हूं। कल मैंने पूछा था, किसी को नहीं आया था, पढ़ाया हुआ। एक चीज को 3 बार पढ़ाता हूं। क्या बोल रहा हूं? एक वैल्यू है जो क्या कर रहा है? जो पूरे बड़े समूह को या डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, उससे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से बोलेंगे। समझ में आ गया क्या?
सभी को आगे बढ़ते हैं। चलो लिख दिए दो डेफिनेशन। एक डेफिनेशन क्या है, दो साइंटिस्ट आए आपके, क्या है भाई, साइंटिस्ट का नाम है क्रुकस्टोन और कॉडेन। क्या नाम भाई, क्रुकस्टोन और कॉडेन के अनुसार, लिख देना, क्रुकस्टोन और कॉडेन के अनुसार, क्रुकस्टोन और कॉडेन के अनुसार औसत मूल्य दिए हुए, औसत मूल्य दिए हुए समंकों को आप डेटा लिख सकते हो, वेरिएबल भी लिख सकते हो, दिए हुए डेटा में से ही अकेला औसत मूल्य में दिए हुए, वापस बोलूंगा, ज्यादा हिंदी तुम्हारे को समझते हो, हिंदी मीडियम की क्यों हो फिर तुम हैं, जब तुमको हिंदी भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही, तुमको आ क्या रहा है फिर हैं, बीच के कहां रह गए हो तुम, या तो इधर जाओ या उधर जाओ, हिंदी बोल रहे तो सर हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश बोलो सर इंग्लिश हमें नहीं आती, फिर क्या तुम्हें मेवाड़ी मारवाड़ी समझाएं क्या, हाँ इसमें तुमको मजे आ जाएंगे, लिखो भाई तुम लिखो, बस मजे लगा लो, एक घंटे के तुम्हारे क्या है इंजॉयमेंट, लिखो औसत मूल्य में, अरे पहली लाइन तो यही है बेटा, कॉक्सटॉम और कॉडेन के अनुसार, ये तो लिखा हुआ है, रुक जाओ वापस बोलो, कॉक्सटन एवं काउडेन के अनुसार, ये तो लिख दिया आपने, ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या दिया वो लिख रहे हैं, क्या दिया भाई, औसत मूल्य में दिए हुए डेटा, औसत मूल्य में दिए हुए डेटा, समंक की जगह डेटा कर दिया मैंने, ठीक है, दिए हुए डेटा में से ही अकेले के ब्रैकेट में सिंगल कर देना, में से ही अकेले के ब्रैकेट में सिंगल, अकेला ऐसा मूल्य होता है, अकेला ऐसा मूल्य होता है जो श्रेणी के रूप में, जो श्रेणी को आप सीरीज भी कर सकते हो, है ना, जो सीरीज के रूप में सभी का प्रतिनिधित्व करता है, फिर बाकी सब सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपन समझ गए पहले लाइन में उसमें क्या बोला है, वो भी अपने को आ गया, हो गया भाई दोस्तों, चल सकते हैं आगे, ये तो केवल एक डेफिनेशन है, कहीं कोई पूछ ले, वैसे तो मुझे लगता नहीं कहीं आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो 10 स्टार स्लाइड है अपनी इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये रहा, क्या रहा भाई, ये आपके सामने देखना भाई, पहले समझ लेंगे उसके बाद में लिख तो अपन ले ही लेंगे, जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको अपन क्या कर रहे हैं भाई, दो भागों में बांट रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको अपन दो भागों में बांट रहे हैं, पहला भाग क्या हो गया, अलजेब्रिक एवरेज या मैथमेटिकल एवरेज, हिंदी में गणितीय मध्य कह देंगे इसको, समझ गए भाई, पहला क्या हो गया, गणितीय मध्य या अलजेब्रिक एवरेज या मैथमेटिकल एवरेज बोल दिया, इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तीन ही प्रकार के मीन है, तीनों के तीनों मीन कहां आ जाएंगे, मैथमेटिकल एवरेज में आ जाएंगे, पहला अरिथमेटिक मीन समांतर मध्य, दूसरा हार्मोनिक मीन हरात्मक मध्य, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर मध्य, समझ गए भाई, तीनों प्रकार की क्या हो गए आपके इसमें आ गए, ये तो क्या हुआ, पहला भाग हुआ, कौन हुआ, पहला, दूसरा भाग क्या है भाई, पोजीशनल एवरेज, क्या बोलेंगे, पोजीशनल, पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्थिति,
स्थिति औसत के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। वो मैथमेटिकल था, ये नॉन मैथमेटिकल हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे? गैर गणितीय माध्य। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है, निम्न में से कौन सा स्थिति औसत या पोजिशनल एवरेज है? ऑप्शन थे अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और एक दे रखा था मीडियन। क्या आंसर चला गया था? मीडियन। देखना इसके कौन से भाई, एक तो मध्य का हो गया जिसको मीडियन बोलते हैं, दूसरा बहुलक जिसको क्या बोलते हैं अपन? मोड बोलते हैं। अरे समझ गए क्या भाई? सेंट्रल टेंडेंसी को दो भागों में बांट दिया, पहला भाग क्या हो गया? मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा नॉन मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में तीन प्रकार के मीन को रख दिया। कौन से मीन? अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है सही, देखिए भाई आगे चलते हैं सब। अगला कौन सा था? पोजिशनल एवरेज। इसको स्थितीय मध्य भी बोल दिया या स्थिति औसत के नाम से भी अपन ने जान लिया। इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? नॉन मैथ, क्योंकि ये मैथमेटिकल था उसको उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन। इसमें कौन आ गए भाई? दो, पहला मीडियन, दूसरा मोड आ गया। अरे समझ जाओगे क्या? यहीं से क्वेश्चन भी आ रखा है, इसलिए इसको करना है, 10 स्टार करवा दिया। आपकी कॉपी में सेम टू सेम होना चाहिए जैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है, देखना केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार, केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार, डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार। आराम से लिखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार, केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार। सेम नोट करना जैसे लिख रखा है, चाहो तो अलग अलग पेन से लिख दो, चाहो तो एक ही पेन से लिख दो, जैसे आपका मन करे, है ना? गलती मत करना भाई दोस्तों। एलजेब्रिक एवरेज और पोजिशनल, यही आपके डब्ल्यू की कोर्स में भी है बेटा, एक भी चीज इसमें से नहीं छोड़ेंगे। कैसे निकालते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ अपन पढ़ेंगे आराम से। डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर देवे। ठीक है साहब, ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एओ में तो ज्यादा है, मैं एओ के हिसाब से आपके लिए चैप्टर लेके आया हूं, आप टेंशन मत लो, एओ भी बन जाओगे आप इतना पढ़ के। ठीक है, लिख लिया? दोस्तों इसको इंग्लिश में भी लिखना है ना? हाँ दोनों लिख देना, क्योंकि कभी कभी अपन ये भूल जाते हैं, हिंदी थोड़ी सी इसमें टफ भी पड़ती है अपने को, है ना? पेपर में दोनों मोड रहेगा, है ना, हिंदी इंग्लिश, ताकि सबको आसानी हो जाए। मैं क्वेश्चन उनको इंग्लिश में ही दूंगा, वो कन्वर्ट कर देंगे, पर उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, ताकि आपके दोनों का फायदा हो जाए। हाँ हाँ दोनों में देंगे पक्का, जैसे आपके डब्ल्यू के पेपर में आता है ना, वैसा हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन भी ऐप में टेस्ट डलता होगा ना? डलता है ना? ऑनलाइन भी दोनों मोड में आता होगा, हिंदी में आता है नहीं, पर अपन दोनों में करवाएंगे ना, मैं उनको क्वेश्चन ही जब इंग्लिश में दूंगा तो वो हिंदी में कैसे देंगे? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये आ गए तुम्हारे सर, इस बार इंग्लिश हिंदी दोनों में इनको पेपर देना। ठीक है, टेस्ट में जो हाँ कर दिया। आप बताओ, तुम न्यू टेंशन लेते हो? अरे 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 लिख लो भाई, फिर बोलूंगा आगे चलें तो और सर अभी तो रुक जाओ। हाँ जी सर, सोनू सर की क्लास होगी। सोनू सर की क्लास, ठीक है। तो ये जो क्लास होने के बाद इनका कोई तो ब्रेक नहीं है।
ब्रेक होगा हरीश सर की जो क्लास होगी उससे पहले। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी बाहर मत आना, अगर बाहर आ गया तो डायरेक्ट ऑफिस में चले जाना। सुन लो भाई, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे चेतावनी टाइप है संदेश। अब कल से तुम एक बात ध्यान रख लेना, तुमको पानी पीना हो, तुमको वॉशरूम यूज करना हो, तो मैं वैसे ही 5 बजे आता हूं, ठीक है? तो मेरे आने से पहले आप लोग वॉशरूम हो जाए, पानी हो जाए, जो आपको ब्रेक लेना है, आपको अच्छा खासा 15 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। पर अपनी क्लास और अगली क्लास के बीच में तुम्हारे पास में कोई ब्रेक जैसा चीज नहीं है, ठीक है? नो ब्रेक, ठीक है? और मेरी क्लास के बाद सोनो सभी क्लास होगी। हो गया सब? चलो, अब क्या करेंगे, एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, वही अपने क्या होगा, सबसे बेनिफिशियल, सबसे फायदे की चीज होगी। डालेगा हेडिंग आज का मैथमेटिकल एवरेज, इसी को क्या कह देंगे, अलजेब्रिक एवरेज। लिखना चाहूं तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? देखो स्ट्रिक्ट नोटिस आ गया है, तो आप उसका पालन कीजिएगा, बाहर नहीं जाना है आप में से किसी को भी, ठीक है? बट टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में होता है। ओके साहब, वो सब चेक कर लेंगे इस बार, है ना? वो भी लाएंगे। आज मैं माहिती तो समझ नहीं आया तुम्हारा क्या दिक्कत आई? खुद ही पढ़ रही थी तुम क्या हर टीचर के जाने के बाद तुम ऐसे ही करते हो क्या? तुम तो मेरे लिए भी कहते हो सर तो एक्सप्लेन करते हैं, तो 2 घंटे तक एक्सप्लेन ही करते रहते हैं। 5 रेटिंग दी तूने मेरे को, किन के नहीं आया? अरे रुक जाओ, तुम लिखो रे यार, तुम मेरे से ना सबसे कम बात करोगे कल से, ठीक है? तुम्हारे कहेंगे तुम बातें करते रहे। सुनो भाई, लिखो मैथमेटिकल एवरेज या अलजेब्रिक एवरेज। अब इसको सुन लेना, तुम आगे मत लिखना, सुन लो पहले। इसका नंबर 1 क्या था भाई? अरे नंबर 1 अरिथमेटिक मीन। अरे क्या था? समांतर मध्य कह दिया या अरिथमेटिक मीन, इसको अपन ने प्यार से एएमबी बोल दिया, अरिथमेटिक मीन हो गया। ये और कुछ नहीं, नॉर्मल मीन ही है। क्या है भाई? नॉर्मल मीन। अरे 3 बच्चे हैं, 3 में से एक के आए हैं 10 नंबर, दूसरे के 15 और तीसरे के 25 नंबर। मीन निकालो साहब, कितना आया? अरे कितना आया? प्लस करो इसको, 25 और 10 कितना आ गया? 35। 50 को अगर 3 से करते हो कितना आएगा? 28 के आसपास आएगा ना? 16 के आसपास, आपने 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या हो गया? समझ गए? मीन निकाल दिया। ऐसे ही बहुत सारा डेटा होगा और आपको मीन निकालना होगा। जो नॉर्मल अपन मीन निकाल रहे हैं साथियों, वही वैसा का वैसा, दूसरी बार कह रहा हूं, जो नॉर्मल एवरेज निकालते अपन, वैसा का वैसा क्या है, ये इस चीज को अपने को पढ़ना है। देखिएगा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सबसे पहला पॉइंट एक्स बार। क्या करेंगे भाई? एक्स लगाएंगे, उसके ऊपर इस प्रकार का बार लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हिंदी में क्या बोलेंगे? सांकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैं इसको लिखाऊंगा एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ज्यादा हिंदी लिखने को नहीं। अगला देखो, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है साहब। अरे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? एवरेज तो रोज ही निकालते हैं। गाड़ी चलाई, आज 100 का पेट्रोल भराया, कल खत्म हो गया, अरे भाई एवरेज चेक करो, गाड़ी का एवरेज शायद क्या हो गया, कम हो गया। करते हो कि नहीं करते हो? कितना किलोमीटर गाड़ी चली, कितने लीटर पेट्रोल डाला, रोज ही करते हैं, दिन में 10 बार। समझ में आया क्या? अगला देखो, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं इसको, मोस्ट कॉमनली भी हो गया, और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जिसका क्या है भाई? प्रैक्टिकली यूज है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ कर देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किस एवरेज को बेस्ट ऑफ ऑल एवरेज की उपाधि दी गई है? क्या उपाधि? बेस्ट ऑफ ऑल एवरेज। किसको बोला है? अरिथमेटिक मीन को बेस्ट ऑफ ऑल एवरेज किया। अगला देखना, इसका उपयोग सर 2 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी केवल नाम याद कर लेना, कोरिलेशन और रिग्रेशन। कोरिलेशन को हल्का से ये समझना, जैसे आपका एक बेस्ट फ्रेंड है ना? सबका अपना बेस्ट फ्रेंड होता है, तो कितनी बार क्या होता है कि बेस्ट फ्रेंड का थोड़ा सा मन कम होता है कि यार आज तो मैं क्या है, बंक करूंगा, क्लास नहीं जाऊंगा, कहीं बाहर थड़ी पे बढ़िया चाय वाय पीते अपन।
तो उसका जो दोस्त है ना दूसरा, वो भी उसके साथ 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 क्या करता है, ले तू नहीं जा रहा मैं भी नहीं जाता। कितनी बार ऐसा होता है। और कभी किसी दिन अगर अपना दोस्त जा रहा है और अपना मन नहीं हो तो लगता है यार ये ज्यादा पढ़ लेगा, कहीं क्या है इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा तो मैं कहां ऐसी फालतू में बैठे रह जाऊंगा। तो उसके चक्कर में क्या होता है, अपन भी आ जाते हैं। ये तो क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन। कभी कभी दुश्मनी भी हो जाती है, किससे, कोई भी इंसान से, कोई भी आपका क्या है, कुछ भी समझ लो आप, दुश्मनी हो गई। तो क्या हुआ, अगर वो किसी जगह पर जा रहा है तो फिर हम वहां पर नहीं जाएंगे। समझ रहे हो, ऐसा आपके परिवार में भी होता होगा, किसी चाचा जी ने, किसी काका जी ने कोई जमीन हड़प ली हो आपकी, है ना, और फिर कोई शादी में बुला देवे, तो अगर फूफा, हाँ हो सकता है आपकी फूफा खराब हो, अलग अलग परिवारों में अलग अलग उदाहरण है भाई, ठीक है। तो अगर किसी शादी में वो फूफा जी जा रहे हैं और फूफा जी अगर चाट के स्टॉल पे हैं, तो हम उस चाट के स्टॉल के आसपास, हम कहीं दूर पानी पूरी वाले स्टॉल पे पानी पूरी खा रहे होंगे। समझ में आ रहा तुम्हारे को, ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, नेगेटिव कोरिलेशन। एक चीज बढ़ जाए उसी के साथ दूसरी भी बढ़ जाए, पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आया, मैंने तुमको खाने से जोड़ा तो है पर एक्चुअल उसका रीजन भी बता दिया कि क्या होता है, एक के साथ दूसरी चीज बढ़ जाए उसको पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि उर्वरक ज्यादा डाला तो पैदावार भी ज्यादा आएगी, क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। समझ में आ रहा है आपको। वहीं पर कीट की जनसंख्या ज्यादा तो यील्ड क्या हो गई, कम हो गई, नेगेटिव कोरिलेशन। बस बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ दिमाग में डालने वाली चीजें नहीं। तो उसको निकालने में कौन उपयोगी है भाई, अरिथमेटिक मीन थोड़ा सा उपयोगी है। अरे समझ जाओगे भाई, कोई परेशानी तो नहीं है। लिखो, सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं वो लिखो। सर ऑफिस वाला को मोटिवेशन कर दो, उनका दिमाग। हाँ भाई करेंगे, सबको करेंगे, ठीक है, तुम कुछ भी मत कहा करो रे यार। हाँ लिखो पहला पॉइंट, अरिथमेटिक मीन, इसको क्या बोलते हैं, समांतर मध्य। क्या बोलते हैं, समांतर मध्य, अरिथमेटिक मीन। इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट अपने को लिखना है, रिप्रेजेंटेड बाय। क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स डैश, एक्स डैश। एक्स के ऊपर बार है, डैश ना बोलकर एक्स बार बोलना और ज्यादा बेटर है। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स बार बोल देंगे। समझ गए क्या, एक्स बार से क्या करेंगे, इसको अपन डिनोट करेंगे। अगला देखना, अगला यही लिख दो, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, है ना, इतनी हिंदी क्यों करें अपन, लिख देना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। क्या लिखोगे, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। फिर ब्रैकेट में लिखना, मूल रूप से यह दिए हुए समंकों का औसत होता है। इंपॉर्टेंट है, औसत के ब्रैकेट में एवरेज कर देना। बेटा क्या लिखा, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, उसके बाद में ब्रैकेट बनाया। क्या बनाया, ब्रैकेट बना के क्या लिख रहे हैं दोस्तों, मूल रूप से यह दिए हुए समंकों का, समंकों को लिख देना वेरिएबल। क्या लिखोगे, वेरिएबल, या इसी को अपन डेटा भी बोल सकते हैं। दिए हुए डेटा का औसत ब्रैकेट में कर देना एवरेज होता है। जो लिखा है वैसा का वैसा लिखना है। मूल रूप से यह दिए हुए डेटा का औसत होता है, औसत होता है। कर लोगे भाई, आगे लिखना, गणितीय मध्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय, लोकप्रिय को कॉमन भी आप लिख सकते हो, सबसे अधिक कॉमन। मैथमेटिकल एवरेज में लिखना, मैथमेटिकल एवरेज, हिंदी में क्या बोलेंगे, गणितीय मध्य। मैथमेटिकल एवरेज में, मैथमेटिकल एवरेज में सबसे अधिक कॉमन या लोकप्रिय, सबसे अधिक कॉमन या लोकप्रिय, सबसे अधिक कॉमन या लोकप्रिय। अगला पॉइंट लिखना, इसे
इसे बेस्ट ऑफ ऑल एवरेज क्या बोलते हैं? सभी मध्यों में श्रेष्ठ क्या बोलेंगे? सभी मध्यों में सर्वश्रेष्ठ, ऐसा भी लिख सकते हो, सभी मध्यों में सर्वश्रेष्ठ, या बेस्ट ऑफ ऑल एवरेज के नाम से जाना जाता है। इसे बेस्ट ऑफ ऑल एवरेज या सभी मध्यों में सर्वश्रेष्ठ से जाना जाता है, से जाना जाता है, से जाना जाता है। लिखना अगला पॉइंट, से जाना जाता है। अगला पॉइंट, इसका उपयोग कोरिलेशन के ब्रैकेट में सहसंबंध कर देना। लिखना बेटा, इसका उपयोग कोरिलेशन ब्रैकेट में सहसंबंध, इसका उपयोग कोरिलेशन ब्रैकेट में सहसंबंध और रिग्रेशन ब्रैकेट में कर देना प्रतिगमन, और रिग्रेशन ब्रैकेट में प्रतिगमन निकालने में किया जाता है, निकालने में किया जाता है। हो गया? निकालने में किया जाता है। हो गया भाई दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला देखो, इसका 2 फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा भाई? कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला। लिख देना फॉर्मूला, आप तो केवल लिख दो फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला। कैसे निकालोगे फॉर्मूला? 2 प्रकार के फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं भाई। पहला तो ये है, दूसरा ये है। देखना, सबसे पहले अगर व्यक्तिगत श्रेणी है, जिसको अपन ने इंडिविजुअल सीरीज बोला था, अगर इंडिविजुअल डेटा है या व्यक्तिगत डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल डेटा या आपके व्यक्तिगत श्रेणी की दशा है, तो एक्स बार का मतलब साथियों आपको बता चुका हूं, अरिथमेटिक मीन से होता है। एक्स का मतलब जो भी वेरिएबल है ना, जो भी उसका डेटा है, ठीक है। उसके बाद में एन का मतलब टोटल नंबर, कितना है भाई? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ठीक है। और एक ये जो बनता है, इसको आता है क्या? वो क्या मतलब इसका? सिग्मा तो उसका नाम हो गया, कहते क्या है इसको? समेशन मतलब प्लस करना। इसको मैं समेशन जितनी बड़ी चीज आपके दिमाग में नहीं डाल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? प्लस। क्या बोल रहा हूं भाई? प्लस। या फिर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो एडिशन के नाम से भी इसको जानते हो। वैसे इसको समेशन कहते हैं, इसको एडिशन भी बोल सकते हैं। क्या समझ में आ गई मेरी बात? एक्स डैश का मतलब अरिथमेटिक मीन हो गया, एक्स मतलब जो भी डाटा है, जो भी उसकी वैल्यू हो गई है। एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन थे भाई? अगर 100 जने हैं तो 100 क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। उन 100 का अपना अपना डाटा क्या होगा? एन होगा। उस पूरे डाटा को प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। नीचे चलते हैं, यहां पर अखंडित या खंडित श्रेणी क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लिख के हम अभी अपन सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला क्या है? एक्स डैश तो वही है, समेशन भी वही है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। एक्स का मतलब तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे समेशन ऑफ एफ का मतलब भी फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स का सम। नीचे क्या किया? सम कर दिया आपने उसकी फ्रीक्वेंसी का। ये जो एक्स लिखा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में, इसको मत भूलना। एफ इंटू एक्स है, क्या है बेटा? एफ इंटू एक्स। इसको पहले आप दोनों फॉर्मूला ऐसे कैसे उतारो, दोनों ही फॉर्मूला को आप ऐसे कैसे उतार लो।
कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला, या फिर सीधा फॉर्मूला लिख दो। पहला क्या हो गया, व्यक्तिगत, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा हो गया इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा हो गया इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ध्यान से लिखना भाई, कहां पर x है कहां पर n है, ठीक है। सारा बता रखा है मैंने, जो भी डेटा, मतलब x का मतलब डेटा है, उसका क्या क्या वैल्यू दे रखी है। डेटा की जगह वैल्यू भी लिख सकते हो आप। हो गया क्या? तुमको क्वेश्चन करवाए तो जल्दी करो। हो गया? दोनों आ जाने चाहिए भाई, फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला के आधार पर आपको इस वाले टेस्ट में क्वेश्चन भी मिलेंगे, ध्यान रखना। आपको उनका आंसर निकालना होगा। जो अब होगा टेस्ट उसमें। हाँ जी, कौन सा वाला? n बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दी हुई कितनी संख्याएं हैं उनका क्या है, मान है। n का मतलब, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। चल सकते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन लिख लो, समझ जाओगे। इसका आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। किसका? ये दी वैल्यू का अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हो, निकाल के बताओ। निकालो जवाब, अरिथमेटिक मीन। अरे ये वैल्यू कौन सी है? इंडिविजुअल डेटा है। कौन सा? इंडिविजुअल डेटा है, ये याद रखना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्स डैश का समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अरे देखो भाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से लाया हूं, ये रहा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। देखो बहुत बढ़िया निकाल लिया तो आपने। सबसे पहले यहां पर एन बताओ कितना आ रहा है। अरे एन कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। अब आ गया समझ में एक्स का मतलब? एक्स का मतलब क्या, एन का मतलब क्या है साहब? 6। उसके बाद में इनको प्लस करना पड़ेगा आपको। 10 2 6, मैं आपको बता रहा हूं, 4 5 और 3, इनका प्लस कितना आया? 30। कर नहीं रहा हूं, तुमने सही किया, मान रहा हूं मैं। 30 आया पक्का? 30 आ गया साहब। अब क्या करना है, ये वैल्यू क्या आई है? ये समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आई है। अब इस फॉर्मूला पुट कर दो, 30/6। अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जब तक खुद फॉर्मूला नहीं करोगे तब तक क्या होगा? अरे सर कैसे होगा? अब आप सबको आ जाना चाहिए। इसको आप इसी प्रकार से नोट करो जल्दी से। दी हुई संख्याओं का अरिथमेटिक मीन निकालो। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन।
5-6 वैल्यू दे देगा और बोलेगा इसका मीन कितना होगा या अरिथमेटिक मीन कितना होगा। थोड़ी देर बाद में बोलूंगा इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा और हार्मोनिक मीन कितना होगा, उसकी भी अपन अभी पढ़ाई करके ही जाएंगे, कल करेंगे, आज तो क्या करें। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके साहब, धन्यवाद, अप्रिशिएशन। चल सकते हैं आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते जाते जाते, ठीक है भाई। बोल रहे हैं लिख के लाए, बोलेंगे क्यों लिख के लाए, ऐसे थोड़ी क्या। अगला देखो, अब ये वाली कौन सी है भाई, ये डिस्क्रीट वाला या आप नॉर्मल कहो तो फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी तो आता है एग्जाम में, देखा होगा आपने। अब इसका निकाल के बताओ, देखिए कैसे निकालोगे। फॉर्मूला आपके सामने था, जवाब कैसे निकालोगे। देखिए किसका आंसर आता है, पहले कंपटीशन लगाते हैं आपके बीच में। इसका अरिथमेटिक मीन निकालो दोस्तों, अरिथमेटिक मीन कितना होगा। क्वेश्चन तो समझ में आया आपको। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में ही इसका आंसर है। अरे फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन मतलब प्लस करना। अरे पहले कैसे निकालोगे, सबसे पहले एफ एक्स तो निकालो गुरुजी। अरे एफ एक्स तो निकाला ही नहीं, पहले तो एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे उसी को तो अपन एफ एक्स बोलते हैं। गुणा करके देखो, देखें 7 को जब 6 से कर दो कितना आता है, अरे 42 आता है क्या। 7 को 8 से 56 आता है क्या। 90 लिख दूं क्या, 70 लिख दूं। बताओ इसका समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा। कर लो फटाफट, कैलकुलेटर में कर लो जल्दी से। $258 पक्का कंफर्म है। किरण नाम है आपका, किरण जी कंफर्म कह रहे हो। 238, अरे 258 मान के चल रहा हूं। 258 सबका आ गया। ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन लिए, ज्यादातर क्या कह रहे हैं, लो 258 लिख दिया। अब गलत होगा तो तुम गलत कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। किरण आपके ऊपर आएंगे भाई हम। एफ एक्स करो, एफ एक्स कितना है बताओ भाई। लो फॉर्मूला में डाल दो, 258 को डिवाइड कर दो आप 30 से। पहले 3 से कर दो फिर 0 लगा दो, कितना आ रहा है जवाब बताओ। 8 बार गया, 8 कट गया ना, 24 हो गया, 1 और 9 8 8.9 आना चाहिए, 8.6 बिल्कुल से 8.6 है ना। ये किस किस का जवाब आ रहा है भाई बताओ भाई। 8.6 किसका जवाब आ रहा है, जिसका आ रहा है एकदम सही आ रहा है जवाब। ठीक है साहब, इस प्रकार के सवाल आपके सामने होंगे जिसमें क्या नहीं होगा, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई नहीं होगी, आपको केवल 2 ही वैल्यू होगी, बाकी आपको फॉर्मूला के हिसाब से खुद ही निकालना होगा। समझ में आया क्या। हो सकता है या आपने बताया गलत भी हो सकता है, पर इसको एक बार आप चेक कर देना। सर फाइनल आंसर ठीक है साहब, 8.6 बिल्कुल सही है, 8.6 सही है। अरे समझ गए दोस्तों साथियों, पीछे वाले चलो बहुत बढ़िया। बाकी का क्या करते हैं अपन, अध्याय को कल कंप्लीट करेंगे। आज आपसे क्या करते हैं, सभी को राम राम नमस्कार धन्यवाद बोलते हैं, कल आपसे वापस मुलाकात करेंगे।